नमस्कार, द चेंज मेकर्स आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसके जरिए हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिनकी अलग सोच ने उन्हें देश दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। नामुमकिन को जिन्होंने मुमकिन बनाया है, ना उम्मीदी में जिन्होंने उम्मीद भरी है, और इसलिए हम उन्हें कहते हैं चेंज मेकर्स। आज की कड़ी में एक ऐसे नाम से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो दिल्ली वालों के लिए मुश्किल के हर घड़ी में खड़े रहे, खास करके तब जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। सोचिए वो क्या तस्वीरें होंगी जब बेटे ने माँ को, भाई ने बहन को, पिता ने बेटे को अंतिम वक्त में छूने से मना कर दिया। तब खुद की जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हर किसी को अपना बना लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करोड़ों रुपए लोग मकान पे लगाते हैं, शादी ब्याह पे, फंक्शन पे लगाते हैं, कारों में घूमते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है और संस्कार करने के पैसे नहीं है। हमने उस बच्चे का संस्कार करवाया और एक पहल की आपस में बैठ के दोस्तों ने कि क्यों ना हम खुद ये सेवा करें, किसी प्रशासन को ना बोलते हुए, और हमने एक संस्था बनाई, शहीद भगत सिंह सेवा दल। टाइगर वन गाड़ी को रेडी कर दो। एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, फिर दूसरा किया, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए। अनक्लेम डेड बॉडी, गरीब लावारिस, पुलिस केस, उनका हमने संस्कार शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था कि वो काम इतना बढ़ जाएगा कि अब हमें महीने में 15-20 केस भी आने शुरू हो गए। फिर हमें दिक्कत आई एम्बुलेंस की कि डेथ हो गई है, उसे उठा के लेके जाना शमशान में या हॉस्पिटल से लेके आना। फिर हमने एक एम्बुलेंस बनाई, 2 बनाई, शव वाहन बनाए। करते करते 24 साल के अंदर हमारी संस्था ने 44,000 डेड बॉडी को अपनी एम्बुलेंस से उस शव वाहन में कैरी किया और 24,000 से ज़्यादा क्रिमेशन भी कराए हमने, अनक्लेम्ड वाले और गरीब वाले। एक ऐसा भी कोरोना योद्धा है जिसकी सेवा भावना के कारण उसे लोग कोरोना काल में भगवान मानने लगे। घातक कोरोना वायरस की दूसरी लहर की ऐसी तस्वीरें आज भी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं। ये वो समय था जब कहीं ऑक्सीजन की कमी थी तो कोई दवा के लिए दर-बदर भटक रहा था। मरीजों की सांसें उखड़ रही थीं, अपने अपनों से दूरी बना रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए कंधे भी नसीब नहीं थे। इस अंधेरी रात में एक इंसान था जो सबका हाथ थाम उन्हें सहारा देने की कोशिश में जुटा हुआ था। वो था जितेंद्र सिंह शंटी। जब कोविड आया तो हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, शादरा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अधिकारियों ने हमको बुलाया, पूछा कि शंटी जी आपके पास 12-14 एम्बुलेंस है, आप प्रोवाइड करेंगे? कई दोस्तों ने मना भी किया। मैंने कहा नहीं यार, आज देश के ऊपर बड़ा भयानक समय आया, हम काम करेंगे। और हम जुट गए सेवा में, पहले पेशेंट के लिए, फिर क्वारंटाइन सेंटर, फिर डेथ रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब पहला कोरोना आया तो उसमें 1366 डेड बॉडी हमने कैरी की। वो सेवा करते करते हमारा एक ड्राइवर उसमें शहीद हो गया। ड्राइवर बाकी डरे, लेकिन मैंने कहा नहीं, देश का काम है, हम चाहे मर भी जाए, हम काम नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरा कोरोना आ गया और दूसरे में तो
बहुत ही बड़ा कोहराम हो गया जी कि हमने एक ही महीने के अंदर 2600 से ज़्यादा डेड बॉडी कैरी की और उनका संस्कार किया एक ही शमशान घाट पे। और उसमें हमारे सारा मेरा परिवार 2 बारी पॉजिटिव हुआ। मेरे दोनों बेटे जोत मनीष, मेरे ड्राइवर, मेरा स्टाफ, मेरे मैनेजर राजू, सब बीमार हो गए। मैं खुद मरता मरता बचा, लेकिन परमात्मा ने हमें एक मौका दिया था। लोगों ने बहुत फ़ोन किए, डराया कि शंटी जी आप शमशान घाट में काम कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग घरों में भी तो मर रहे हैं, अगर हम इस कर्म भूमि में मर जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है। और शहीद भगत सिंह सेवा दल जो काम 25 साल से कर रहा है, आज सेवा का मौका है देश के लिए। कम से कम 10 से लेकर 40 डेड बॉडी तक हम घरों से लेके आते थे, जो घरों में क्वारंटाइन थे और मर जाते थे, उनको कोई उठाता नहीं था। तो हमारा एक जो 24 आवर्स का नंबर है 8750905050, उस पर नंबर आता था, कॉल आती थी कि शंटी जी ऐसे ऐसे बॉडी पड़ी है, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, संस्कार करा दीजिए। फिर हमारे ड्राइवर और मैं खुद जाता था, लेके आते थे, उनको संस्कार करते थे। घर वाले आ नहीं सकते थे क्योंकि कोरोना फैला हुआ था, उनको भी कोरोना था। तो तकरीबन एक महीने में हमने 2600 संस्कार कराए। और हमारे वॉरियर्स, मेरे शमशान घाट पे सेवा करने वाले लोग, मेरे बेटे, इन सब ने बहुत काम किया। हमारे परिवार का बहुत सहयोग रहा। इन्होंने न सिर्फ कोरोना से जान गंवाने वालों को शमशान पहुंचाया, बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी किया। जितेंद्र ये काम आज से नहीं, बल्कि पिछले 25 सालों से करते आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह शंटी को ऐसे नेक काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये शहीद भगत सिंह सेवा दल का संचालन करते हैं। इस नेक काम के दौरान उनके बेटे भी कोरोना पॉजिटिव हुए और तकरीबन मौत के मुंह से वापस आए। लेकिन इनकी सेवा वहां भी खत्म नहीं हुई। यही नहीं, जितेंद्र सिंह शंटी खुद 102 बार रक्तदान कर रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। जितेंद्र अब तक 40,000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार निःशुल्क कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। कोरोना के काल में हमने सचमुच बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी और बहुत कुछ ऐसा महसूस किया जिसे बयां करना इतना भी आसान नहीं। लेकिन जितेंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन सारी तस्वीरों को, पूरे वाकये को काफी नजदीक से देखा है। जितेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक सवाल जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इंसान कई बार अपनों का साथ छोड़ देता है, लेकिन आपने उन लोगों को अपना बनाया जिन्हें कि आप जानते भी नहीं। एक बार आपको लगा नहीं, क्योंकि आपके दोनों बेटों की तबीयत काफी खराब हो गई थी, न्यूज में भी उस वक्त हमने काफी से पढ़ा था, एक बार तो जरा सा मन में आया होगा कि शायद मुझे कुछ हो जाए, मेरे बेटों को कुछ हो जाए? तो इस जज्बे की मैं बात कर रही हूँ। इस कोविड काल में जो बातें गुरबानी में हम सुनते थे, हमने आंखों से देखी हैं। जो लिखा था कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जी। तो हमने आंखों से देखा कि सामने लाश पड़ी होती थी, परिवार वाले उठाते नहीं थे। इस बार हमने ये भी देखा कि लोगों के खून सफेद हो गए, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। मेरा परिवार, मेरे बच्चे जब पॉजिटिव हुए, मेरा छोटा बेटा जो तो लंदन से जबकि मास्टर करके आया है डिजास्टर का, बड़ा मनीष, मेरे मिसेज, मेरे स्टाफ, मेरे ड्राइवर जिनको मैं पायलट कहता हूँ, तो देवदूत हैं जिन्होंने काम किया, शमशान पे सेवा करने वाले लोग, उन सबको जब पॉजिटिव हो गया, और मेरा एक ड्राइवर मर भी गया उसमें, जो 25-26 साल से मेरे पास सेवा कर रहा था, आरिफ, और मैं भी बहुत बुरी कंडीशन में चला गया। लेकिन हमने ईश्वर से एक ही बात कही कि अगर मौत आनी है तो घर पे ना आए, हम कर्म करते हो क्यों ना मरे, जहां हम 24-25 साल से कर रहे हैं। 125 से 150 डेड बॉडी तक हम रोज क्रीमेट करा रहे थे सीमापुरी शमशान घाट में। एक ही जज्बा था कि मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, घर पे क्यों मरे, हम सेवा करते हो क्यों ना मरे। चलिए, मैं तो देखिए शुभकामना दे सकती हूँ आपको, और मैं क्या पूरे देशवासी इस वक्त आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपका ये जज्बा कायम रहे, आपको और हिम्मत
मिले और भगवान ना करे कि दोबारा हमें वो वक्त देखना पड़े जो कि हमने देखा है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत बड़ी प्रेरणा है देश के लिए। हम आपको शत शत नमन करते हैं, आपको याद रखेंगे और निश्चित तौर से आपको मदद करने के लिए और भी लोग आएंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। तो ये जितेंद्र सिंह शंटी को आप सुन रहे थे, जिन्हें कि हम सब जानते हैं और निश्चित तौर से ये वो प्रेरणा है जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो पिछले कई सालों से पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। क्या होता है इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट? लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट का रोल बहुत बड़ा है। यह डिपार्टमेंट ही प्रोसीडिंग्स के दौरान सदन में बैठे हर मेंबर तक किसी भी भाषा को इंटरप्रेट करके पहुंचाता है, फिर चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। भाषाओं से सजी हमारी संसद में देश के कोने कोने से सांसद चुनकर आते हैं और इस तरह मिनी इंडिया के बीच भाषाओं की दूरी को कैसे मिटाया जाए, यह देखने का काम इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट या भाषांतरण विभाग का होता है। 7 सितंबर 1964 को पहली बार इंटरप्रिटेशन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में हिंदी से अंग्रेजी में भाषांतरण होता था। उसके बाद कुल 22 भाषाओं में भाषांतरण होने लगा। पार्लियामेंट सेशन के बाद भी यह डिपार्टमेंट उतना ही एक्टिव होता है जितना और दिनों में। संसद में मौजूद कुछ खास डिपार्टमेंट के लिए भी यह विभाग काम करता है, जैसे स्टैंडिंग कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, स्पीकर ऑफिस में, लोकसभा अध्यक्ष की बैठकों में, फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस की मीटिंग में और सेमिनार्स और एडवाइजरी कमेटीज की बैठकों में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब भी अपनी मनपसंद भाषा में सदन में बात रखनी होती है तो उनको कुछ नियम मानने पड़ते हैं। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए एक सांसद को नोटिस देना पड़ता है। संसद में आधे घंटे पहले सांसद देते हैं नोटिस। प्रश्नकाल में चर्चा में भाग लेने के लिए सांसद को एक दिन पहले इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए सांसद को लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना अनिवार्य है। खास बात यह है कि इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में काफी अंतर है, इसलिए आप दोनों को एक ही समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन साथ साथ होता है जबकि ट्रांसलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरप्रिटेशन में एक अर्थ का अनर्थ हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन में आपके पास सोचने का पूरा समय होता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम आपको मिलवाते हैं अनिल प्रकाश जोशी से, जो पिछले 35 सालों से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी अपनी एक संस्था भी है और वो आज चाहते तो अपनी क्वालिफिकेशन की बदौलत कहां से कहां पहुंच जाते, पर उन्होंने गांव के सादे जीवन को चुना है। ऐसे तो प्रकृति को हम सबका साथ चाहिए, पर कुछ कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं उत्तराखंड और देखते हैं कि कैसे अनिल जी आपके और हमारे लिए कुछ अलग कर रहे हैं। मैं पहाड़ के गांव में पैदा हुआ हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा और उसी परिवेश में हुई है। शास्त्रों का भी मानना है कि आपको जो परिवेश सिखा सकता है वो कोई शिक्षा नहीं दे सकता। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरणविद हैं जो पिछले 35 सालों से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
इन्होंने शुरू से ही हिमालय क्षेत्र के गांवों के लोगों और गांव के संसाधनों पर काम किया है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हेस्को नाम की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें पर्यावरण को सुधारने के प्रयासों पर काम किया जाता है। इन्होंने इस काम के लिए अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और इस क्षेत्र में आ गए। अध्यापक बनने के बाद मुझे लगता था कि मैं अध्यापक तो बन गया, लेकिन मेरे जैसे बहुत से लोग उसका हिस्सा नहीं है, वो लाभ नहीं लेते। इसलिए एक कशिश थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे गांव के लिए जुड़ना है, ग्रामोन्मुखी होना है। और मेरा अध्ययन, मेरी जो शिक्षा थी वो प्रकृति, वनस्पति, पारिस्थितिकी से जुड़ी थी। इसलिए उसको बेहतर बनाने के रास्तों में तकनीकी विज्ञान का समावेश कैसे हो, प्रकृति की क्या समझ होनी चाहिए। हम तमाम तरह के विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रकृति के विज्ञान से हम आज भी अछूते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मिला जुला के 1983 में एक संगठन की भी कल्पना की गई। इस संगठन ने ये तय नहीं किया कि इसके उद्देश्य ये होने चाहिए। गांव जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन सब पर हमने भागीदारी की, पर मूलतः हमने विज्ञान तकनीकी को आर्थिक संसाधनों से जोड़कर एक बेहतर जीवन पारिस्थितिकी और आर्थिकी बनाने की कोशिश की। कि हमारा मानना है इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी को ही शायद हम शाश्वत बना सकते हैं। इनके द्वारा किए गए कामों को भारत सरकार ने भी सराहा है और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजे जा चुके हैं। उन्होंने ऐसे कई छोटे छोटे प्राकृतिक उत्पाद विकसित किए हैं जो हिमालय के क्षेत्र में रहने वालों की जिंदगी को आसान बनाते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। इनमें से अधिकांश चीजें हमारे अतीत का हिस्सा थीं, जैसे पंचक्की, कम ईंधन से जलने वाले चूल्हे और पानी गर्म करने की प्राकृतिक विधि। अनिल जोशी नदियों को बचाने के लिए आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए। आश्रम के पास कल कल बह रही इस नदी को दोबारा जीवन इनके प्रयासों से ही मिला। अनिल जोशी सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी को तवज्जो देने की पैरोकारी कर रहे हैं। जीईपी एक ऐसी पहल है जो संसाधनों की वृद्धि पर केंद्रित है। इसमें आर्थिकी की तर्ज पर पारिस्थितिकी संसाधनों का ब्यौरा जुड़ा है। जीईपी के सिद्धांत के तहत ग्लेशियर, नदी और वन में सुधार का आकलन प्रदेश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। कि आज हम देश दुनिया को एक और विचार दे चुके हैं कि जीडीपी के साथ जीईपी भी होनी चाहिए, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। बताएं आर्थिकी के साथ राज्य सरकारें ये लेखा जोखा भी रखें, कितने जंगल बढ़ाए, कितना पानी बढ़ाया, कितनी हवा ठीक की और मिट्टी ठीक की। तो ये सब एक दौर हमेशा से सीखने का रहा है। तो ये ही मुख्य रूप था। आज सैकड़ों गांवों में लाखों लोगों तक ये संगठन जाना जाता है। दुनिया में कितने भी आगे चंद्रमा और मंगल तक जा चुके होंगे, लेकिन प्रकृति के विज्ञान को हम आज तक नहीं समझे। और सच बात तो यह है कि हवा, मिट्टी, पानी जो कि हमारे सबसे बड़े पिलर हैं जीवन के, अगर उनकी वापसी, जो कि आज हम कहीं ना कहीं एक थ्रेट हो चुका है इन तीनों संसाधनों के लिए, और इनकी वापसी के अगर रास्ते ढूंढने हैं तो प्रकृति के प्रबंधन को, प्रकृति के विज्ञान को समझना होगा। और ये एक उदाहरण है। ये नदी सूख चुकी थी और इस नदी का पानी के सूखने के पीछे कारण था कि इसका जो पूरा जलागम था और देश की जो तमाम तरह की नदियां हैं उनका भी यही हश्र है जो कि वर्षा जनित है। इनके पानी की वापसी का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि प्रकृति को समझ के, और हमने वही समझा। वन नहीं थे तो हमने जल छिद्र बना दिए, वाटर होल्स बना दिए, ताकि जो भी पानी हो गिरे तो वो जल छिद्र में चला जाए, वाटर होल्स में चला जाए, और वही पानी ने इसको सिंचित कर दिया। जब ये प्रयोग 2010 में हुआ और इस प्रयोग को के बाद देश भर में लोगों ने जल छिद्रों को ही बड़ा माध्यम बनाया और आज हजारों की संख्या में इस पूरे जलागम में जल छिद्र हैं। वही नहीं हुआ, उसका दूसरा बड़ा असर ये हुआ कि स्वयं प्रकृति ने अपनी प्रजातियों की वापसी भी तय कर दी। और इतना ही नहीं, ये वो इलाका है जहां जंगल में आग नहीं लगती। पहाड़ की पीड़ा में पुल भी आता है, वो इसलिए कि अब तो पिछले 2 दशकों में लगातार जिस तरह से बाढ़ ने पहाड़ के जनजीवन को भी एक बड़े संकट में डाल दिया है। और जो हमारा विडंबना ये है कि महिलाओं को रोज सुबह
जंगल से लकड़ी और दूर से पानी लाने का कार्य उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में अगर किन्हीं भी कारणों से किसी बरसात में गाड़ गदेरे भर गए तो उन्हें एक बहुत लंबे चक्कर के बाद अपने घर से और वनों के बीच की दूरी तय करनी पड़ती है ये पानी लाने के लिए। इस संगठन ने गंभीरता से ऐसे पुलों पर काम किया जो सस्ते दर के हों और लोकली फैब्रिकेट किए जा सकते हों। तो जहां एक तरफ एमएस माइल स्टील पे काम किया, वहीं दूसरी तरफ बैम्बू जैसे बांस के पुलों को बनाकर एक बहुत बड़ी राहत कम्युनिटी को देने की कोशिश की है। आज कई जगह पुल बन चुके हैं और ये एक नया पुल जो अभी हमने डिजाइन किया है और इसी तर्ज में एक लकड़ी का भी पुल होगा, क्योंकि पहाड़ में बैम्बू और लकड़ी ये दोनों किसी न किसी तरह से जुटाई जा सकती हैं। तो ये एक बड़ा प्रयोग लोगों को जोड़ने का उनके संसाधनों से एक सफल रूप में हमारे बीच में आया है और इसको देखने समझने के लिए बहुत से संगठन भी आज यहाँ पर आते हैं। पर्यावरण के लिए काफी काम अनिल जी कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं। आइए अब हम सीधे रुख करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। हिमालय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप समझ चुके हैं काफी। जी हाँ, क्यों मैं हिमालय में ही पैदा हुआ हूँ और हिमालय का मतलब हवा, मिट्टी, पानी, जंगल और बर्फ नहीं है, बल्कि हिमालय का प्रति अगर दृष्टिकोण हमारा ये हो कि हिमालय को उसके लोगों के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे तो हिमालय के प्रति हमें जनजीवन को समझना और हिमालय की संवेदनशीलता को समझने के लिए सरल रास्ता हमारा बन जाएगा। तो हिमालय अद्भुत है, अलग है और देश का सबसे बड़ा सेवक है प्रकृति और प्राकृतिक दृष्टिकोण से। अनिल जी, हमने शुरुआत में एक बात कही कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि पर्यावरण को कितनी उनकी जरूरत है, क्योंकि जब दोनों का तालमेल होगा, जब दोनों का साथ होगा, तभी कुछ चल पाएगा। कैसे लोगों को समझाया जाए अनिल जी? अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका ध्यान इस तरफ नहीं है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और सत्य यही है कि जिस तरह से अभी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है आईपीसीसी की, उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले 20 वर्ष इस देश और दुनिया के लिए सबसे घातक होंगे, क्योंकि बड़े तूफान चलेंगे और तमाम तरह की बाढ़ आएगी, प्रकृति आपके साथ नहीं होगी। तो ये इसका अर्थात सीधा बड़ा मतलब है कि हम पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है और ये एक हमने शायद कहीं तय कर लिया है कि हम इसे बार बार किसी न किसी रूप में नकारें, खास तौर से तब जब अपनी आवश्यकताओं को विलासिताओं के ऊपर ले जाने की जो हमारी एक मनुष्य की लालसाएं होती हैं, वो उसको शायद उन तमाम चीजों के प्रति अंकुश लगाने से दूर करती है जो पर्यावरण के हित में नहीं होते। जी बिल्कुल। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियां और जिस तरह के गैजेट्स हैं हमारे और जिस तरह से हम ऊर्जा का अति उपयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण का प्रकृति के लिए घातक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे खड़े हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गए, लेकिन इन सबके लिए समझ इसलिए नहीं है कि ये शुरुआती शिक्षा से लेके और आज जिस भी स्तर पर हम और कोई भी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सीधे प्रकृति को भोगती है। कौन है जिसको हवा नहीं चाहिए, प्राणवायु नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, पर हम इसको एक बड़े विषय के रूप में नहीं लेते, एक गंभीरता से नहीं लेते और लगातार अपने जिस तरह से भी जीवन को हम ढालने की कोशिश कर रहे हैं, शैली जो हमने जीवन की बदल दी है, उसके घातक असर आज दिखाई दे रहे हैं। अनिल जी, 3 बेहद महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताया है और उम्मीद है कि अगर जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं वो इस पर जरूर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जहां तक इनके साथ देने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि हमें उत्तराखंड जाना होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। हम बिजली की बचत कर सकते हैं, हम टीवी, फ्रिज, गाड़ियों की बात अभी कर रहे थे, तो वो हम पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना कुछ तय कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, इस बात से हम इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आज के लिए द चेंज मेकर्स के सफर में इतना ही। अगली बार कुछ और कहानियों के साथ आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।